एफएम बोले तो सुरीले और हिट संगीत के चाहने वालों, हेलो, मैं आपका दोस्त अमीन सायानी हूँ और आपको आज इनवाइट करता हूँ एक बड़े ही पॉपुलर म्यूजिक डायरेक्टर की यादों से सजी हुई संगीत के सितारों की महफिल में। और ये देखिए साहब, आप इस महफिल में आए और इस संगीतकार की धुनों ने मचल कर, इठला कर मोहब्बत का रूप धारा और चली आई आपसे मिलने। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी, होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी। लाती है ऐसे मोड़ पे किस्मत कभी कभी, लाती है ऐसे मोड़ पे किस्मत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। बहनों भाइयों, ये फिल्म आंखें का गीत था और म्यूजिक डायरेक्टर वो जिन्होंने फिल्मी दुनिया को सैकड़ों हिट तर्जें दी हैं, नाम है इनका रवि। मगर इससे पहले कि रवि साहब का इंटरव्यू आपके सामने आए, इनकी कुछ तर्जों का मजा लेने बहनों भाइयों, यानी कि मेन डिश से पहले एपेटाइजर के रूप में किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है, परस्तिश की तमन्ना है, इबादत का इरादा है। किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है, परस्तिश की तमन्ना है, इबादत का इरादा है। किसी पत्थर की मूरत से। दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ, छोड़ो जी गुस्सा जरा हंस के दिखाओ, दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ, छोड़ो जी गुस्सा जरा हंस के दिखाओ, दादी अम्मा मान जाओ। बिखरा के जुल्फे चमन में न जाना, क्यों? इसलिए कि शर्मा न जाए फूलों के साए। मोहब्बत के नगमे तुम भी न गाना, क्यों? इसलिए कि भौरा तुम्हारी हसीना उड़ाए। बिखरा के जुल्फे चमन में न जाना, क्यों? इसलिए कि शर्मा न जाए फूलों के साए। बहनों भाइयों, संगीतकार रवि से मेरा रिश्ता दो तरह का रहा है। एक तो मैं उनका फैन और दोस्त भी हूँ शुरू से, और दूसरे उनसे ये रिश्ता है कि हम दोनों एक तरह से हम सफर रहे हैं। कई मंजिलों पर हमारे रास्ते मिल जाया करते थे, बंबई में भी और मद्रास में भी। बात ये थी कि कई फिल्म प्रोड्यूसरों के दफ्तरों में जहां रवि साहब पहुंचे हुए होते थे म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में, वहां ज्यादातर मुझे भी बुलाया जाता था, क्योंकि इत्तेफाक से मैंने उनकी करीब करीब सभी फिल्मों की रेडियो पब्लिसिटी की थी। मगर एक रोज हमारे रास्ते मिले मेरे अपने स्टूडियो में
उस इंटरव्यू के लिए जो आज आप संगीत के सितारों के महफिल में सुनने वाले हैं। और वो इंटरव्यू शुरू होगा म्यूजिक डायरेक्टर रवि की अपनी गाती हुई आवाज से। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। वक्त की पाबंद हैं आती जाती रौनकें, वक्त की पाबंद हैं आती जाती रौनकें। वक्त है फूलों की सेज, वक्त है कांटों का ताज, वक्त है कांटों का ताज। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे। कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज, वक्त का बदले मिजाज। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। वाह वाह भाई, क्या सच्ची और खरी बात लिखी थी साहिर लुधियानवी साहब ने। साहिर साहब रियली बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छे पोएट थे और बड़ी अच्छी पोएट्री लिखते थे। और ये इतनी अच्छी पोएट्री थी कि अच्छी पोएट्री की धुन बनाने में बहुत मजा आता है। सही बात है। साहिर साहब ने तो आपकी कई धुनों के लिए गाने लिखे ना? हाँ, यहाँ काम तो काफी फिल्मों में किया। इन्हें BR फिल्म्स की तो सभी फिल्में एक साथ की थी। उसके अलावा मद्रास में भी इन्होंने 2 कलियां मेरे साथ फिल्म की थी। जेमिनी की फिल्म समाज को बदल डालो, हाँ हाँ हाँ, पैसा या प्यार, दोनों फिल्में उनकी थी। कुछ साहिर साहब के बारे में बताइए, कैसे थे? बहुत ही अच्छे इंसान थे और म्यूजिक से, पोएट्री से तो खैर उनको लगाव था ही, लेकिन म्यूजिक से भी इतना था कि अक्सर हम लोग बैठकर बिना किसी फिल्म के भी बहुत से गीत ऐसे ही बनाया करते थे कि उन्होंने कुछ पोएट्री कही, मैंने कुछ उसकी धुन बनाई। बहुत ही अच्छे इंसान थे और बहुत अच्छे पोएट थे। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। कुदरत ने जो हमको बख्शा है, वो सबसे हंसी इनाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को। शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां। शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां। बेताब धड़कते सीनों का अरमान भरा पैगाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से
अजनबी बन जाए हम दोनों। न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से, न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों में, न जाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नजरों से। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। वैसे बहनों भाइयों, अभी अजनबी बन जाने का समय तो बहुत दूर है, अभी तो इब्तिदा है भाई। आगे आगे देखिए कि संगीत निर्देशक रवि के इस इंटरव्यू में किन किन यादगार लम्हों और किन किन बेमिसाल हस्तियों का जिक्र आता है, मगर इस ब्रेक के बाद। अब संगीतकार रवि के इंटरव्यू में शुरू होने वाला है कुछ ऐसे प्रोड्यूसरों और डायरेक्टरों का जिक्र जिनकी फिल्मों में संवर कर रवि साहब की धुनों ने बेहद शोहरत भी पाई और आशिकाना फैंस का प्यार भी पाया। सबसे पहले रवि साहब से मैंने दरखास्त की थी कि वो कुछ बताएं डायरेक्टर प्रोड्यूसर B.R. चोपड़ा साहब के बारे में, मगर याद रहे बहनों भाइयों, जब वो इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ था ना, तब चोपड़ा साहब जिंदा थे। चोपड़ा साहब के लिए मैं जितना कहूँ उतना कम है, क्योंकि बहुत अच्छे इंसान हैं और सबसे बड़ी बात उनमें यह है कि हर फिल्म जो बनाते हैं उसमें कोई ना कोई स्टोरी में कोई मकसद, कोई ऐसा सबक जरूर होता है। हर फिल्म में मैंने देखा है। गुमराह की जब उन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई पहली दफा, मुझे बहुत पसंद आई। उसके बाद हमराज, वक्त, आदमी और इंसान, धुंध, यानी छोटे छोटे पॉइंट्स को लेकर वो स्टोरी बनाते हैं और बहुत अच्छी बनाते हैं। मेकिंग में उनका कोई जवाब नहीं, बहुत अच्छे मेकर हैं। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ये बातपन जो तुझ में है कहीं नहीं, ये शौकियाँ ये बातपन जो तुझ में है कहीं नहीं, दिलों को जीतने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं। मैं तेरी आँखों में पा गया दो जहां, मैं तेरी आँखों में पा गया दो जहां। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। जान मन जब
मुस्कुरा के बोल दे, तू मीठे बोल जाने मन, जो मुस्कुरा के बोल दे, तो धड़कनों में आज भी शराबी रंग घोल दे। ओ सनम मैं तेरा आशिक़े जाविदां, ओ सनम मैं तेरा आशिक़े जाविदां। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान। अच्छा, चोपड़ा साहब के अलावा भी कई ऐसे फिल्मी घराने हैं जिनसे आपका बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है, मसलन देवेंद्र गोयल की कई फिल्में। जी हाँ, गोयल साहब जो आज यहाँ नहीं हैं, उन्होंने ही मुझे चांस दिया था। मेरी पहली फिल्म जिसमें मेरा संगीत था वचन। चंदा मामा दूर के हुए पकाए भोर के, आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में, आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में। चंदा मामा दूर के हुए पकाए भोर के। देवेंद्र गोयल की हर फिल्म में रवि साहब की 3-4 तर्जें तो हिट हुआ ही करती थी। आज चूंकि कई प्रोड्यूसर डायरेक्टरों का जिक्र होने वाला है बहनों भाइयों, इसलिए हम गोयल साहब की सिर्फ एक और फिल्म दूर की आवाज के गीत की झलक सुनकर फिर बढ़ते हैं आगे। हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गबलू, बबलू खान को मिलते लड्डू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गबलू, बबलू खान को मिलते लड्डू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। कोई लाता गुड़िया मोटर रेस, तो कोई लाता फिरकी लट्टू, कोई चाबी का टट्टू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छा, तो वचन ही वो पहली फिल्म थी जिसमें आप म्यूजिक डायरेक्टर बने? जी हाँ, गोयल साहब ने ही मुझे चांस दिया था। उससे पहले आप संगीत की दुनिया में असिस्टेंट रहे कुछ बड़े अच्छे डायरेक्टर? जी हाँ, मैं एक्चुअली यहाँ बॉम्बे में तो आ गया था 1950 में। प्लेबैक सिंगर बनने आया था, चांस ढूंढता रहा, नहीं मिला, फिर असिस्टेंट हो गया मैं हेमंत कुमार साहब का। अच्छा। और उनके साथ मैंने काफी फिल्में, शर्त, सम्राट, नागिन,
यानी उनकी सबसे बड़ी बड़ी फिल्मों में आप उनके साथ रहे। फिल्मिस्तान की, वहाँ मैं उनके साथ था, और भी जो बाहर की फिल्में उन्होंने की हैं उनमें सब में मैं असिस्टेंट था। क्या बताएंगे कि एज म्यूजिक डायरेक्टर हेमंत दा में वो कौन सी खास बातें थी जिनसे आपने प्रेरणा पाई? उनमें खास बात ये थी कि वो खुद गायक भी थे, अच्छी धुनें सजा लेते थे, क्योंकि वो बहुत अच्छी वॉइस उनकी है, और गायक होने के नाते उनको काफी मतलब इसका एडवांटेज होता था ट्यून बनाने का। एक सुनने वाले की हैसियत से मैं इतना कहूंगा कि एक खास खूबी है जो उनमें भी है और आप में भी है, वो है सादगी, तर्जों की सादगी उनमें भी थी। आप भी जब तर्ज बनाते हैं बड़ी सीधी सादी जो हर एक गा सके, और वो भली लगती है और बरसों तक जिंदा रहती है। मेरा तो शौक रहा है शुरू से कि मैं टेढ़ मेढ़ ट्यूनों में ना रखूं, क्योंकि गाने ऐसे ही होने चाहिए जो पब्लिक, आम जनता आराम से आसानी से गा सके। अगर उसमें टेढ़ मेढ़ हो या ये सोचें कि साहब किसी साज का सहारा लेकर ही गा सकें, वो गाने जरा डिफिकल्ट होते हैं। अच्छा, आपने इस तरह के सोचने पर जो तर्जें बनाई हैं, जी हाँ, ऐसे गानों में कोई एक नुमाइंदा गाना अगर आप इस वक्त हमारे सुनने वालों को सुनवाना चाहें तो बड़ा अच्छा रहेगा। वैसे तो खैर मैंने बहुत से गाने इस किस्म के हैं जिसमें सादगी है, लेकिन फिल्म 14वीं का चांद में एक गीत था जो मैं आपको सुनवाना भी चाहूंगा कि मिली खाक में मोहब्बत, अच्छा, जरा जरा दिल का आशियाना। अब इसमें इतनी सादगी है, इसमें कोई टेढ़ मेढ़ या कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई हमने बड़ी तान पलटे या कोई क्लासिकल में, लेकिन इसका इफेक्ट इतना अच्छा था कि धुन का जो असर होना चाहिए दिल पर और अच्छी लगनी चाहिए कानों को, वो सारी चीजें इसके अंदर थीं। और रफी साहब ने इतना मूड में इसको गाया, आप इजाजत दें तो सुनवा दें। जरूर जरूर, बस अच्छा। मिली खाक में मोहब्बत, जला दिल का आशियाना, मिली खाक में मोहब्बत, जला दिल का आशियाना, जो थी आज तक हकीकत, वही बन गई फसाना, मिली खाक में मोहब्बत, जला दिल का आशियाना। ये बहार कैसी आई जो खिज़ां भी साथ लाई, ये बहार कैसी आई जो खिज़ां भी साथ लाई, मैं कहाँ रहूं चमन में, मेरा लुट गया ठिकाना, मिली खाक में मोहब्बत, जला दिल का आशियाना। 14वीं का चांद गुरुदत्त जी की फिल्म थी, मगर उसके निर्देशक थे एम सादिक। फिल्म तो भाई खूबसूरत थी ही, मगर शकील की शायरी और रवि के संगीत के लिहाज से भी 14वीं का चांद का नाम फिल्मी इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, घर की बर्बादी के आसार नजर आते हैं, बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, बदले बदले। कई गाने इस फिल्म के बड़े ही गहरे, बड़े ही पुरअसर थे, मगर दोस्तों इस समय हम जरा मूड बदलने के लिए इसका एक धूम धड़ाकेदार गीत पेश करते हैं, खासकर संगीत के सितारों के महफिल के उन सुनने वालों के लिए जो अब तक कुंवारे हैं।
यार बना है दूल्हा और फूल खिले हैं दिल के, अरे मेरी भी शादी हो जाए दुआ करो सब मिलके। मेरा यार बना है दूल्हा और फूल खिले हैं दिल के, अरे मेरी भी शादी हो जाए दुआ करो सब मिलके। आज की खुशियाँ देख के मेरा दिल भी ले अंगड़ाई, मेरे भी घर हो धूम धड़का और बजे शहनाई, मैं भी सेहरा बांध के बैठूं बीच भरी महफिल के। मेरा यार बना है दूल्हा और फूल खिले हैं दिल के, अरे मेरी भी शादी हो जाए दुआ करो सब मिलकर। वाह FM के सदाबहार गाने और उनसे जुड़ी कुछ किस्से। रवि साहब के इंटरव्यू में गुरुदत्त जी की फिल्म का जिक्र तो आ गया, लेकिन मैं चाहूंगा कि रवि साहब कुछ कहें भी गुरुदत्त साहब के बारे में। बहुत ही अच्छे आदमी थे और वो भी कहना चाहिए डिवोटेड, अपने काम में अपने डायरेक्शन में डिटेल में सोचते थे। किताबें स्टडी करना, कोई भी चीज हो उसको एक धुन अगर मैंने बनाई है इत्मीनान से सुनना। बड़े मजेदार किस्से भी होते थे। एक बड़े मजेदार किस्सा आपको सुनाता हूँ। 14वीं का चांद गाना जब मैंने रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करने के बाद मुझे कहीं म्यूजिक में जरा सा खटका कुछ लगा कि म्यूजिक ठीक नहीं आया, तो मैंने गुरुदत्त जी को कहा, मैंने कहा मैं इस गाने को रिटेक करना चाहता हूँ। रिटेक करना चाहते हैं? बोले क्यों? मैंने कहा उसमें मुझे कुछ जरा कमी मुझे रह गई, ऐसा लगता है मैं और इससे शायद अच्छा हो सके। खैर बोले हाँ कर लेना, कोई बात नहीं। एक दिन कहने लगे भाई शूटिंग आ गई है, क्या करना है उस गाने का, अब तो शूटिंग करनी है। तो मैंने कहा रिटेक करना है गाना तो बोले आप डेट ले लो, मगर इतनी जल्दी डेट मिलेगी, मेरी तो शूटिंग 3-4 दिन के बाद ही है। तो बोले ऐसा करता हूँ, मैं जो मेरे गाने के पोर्शन है वो नहीं लेता हूँ, मैं जो वहीदा जी के जो शॉर्ट्स हैं वो ले लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है ले लीजिए। वो वहीदा जी के शॉर्ट्स ले लिए गए। उसके बाद भाई फिर शूटिंग आ गई है, तुमने गाना तो अभी तक डब नहीं हुआ, मतलब री रिकॉर्ड नहीं हुआ। मैंने कहा मैं जल्दी करता हूँ। बोले नहीं अभी तो शूटिंग आ गई, ऐसा करें पिक्चराइज कर लेते हैं, बाद में दोबारा इसको इसी को देखकर दोबारा रफी साहब से गवा लेंगे। अच्छा। खैर उन्होंने उसको पिक्चराइज भी कर लिया। पिक्चराइज करने के बाद में अच्छा रिकॉर्ड भी जब बनने लगे तो बोले कि इसका रिकॉर्ड में देर हो जाएगी, इसी को जाने दें, बाद में हम इसको रिकॉर्ड रिप्लेस कर देंगे जो नया रिकॉर्ड करेंगे। मैंने कहा ठीक है। ये भी वो इत्तेफाक की बात ऐसी थी कि शायद डेट्स का कुछ, कभी स्टूडियो मिलता तो रफी साहब नहीं मिल रहा, रफी साहब मिलते स्टूडियो नहीं, कभी दोनों मिलते थे तो म्यूजिशियन नहीं मिलते थे, कुछ गड़बड़ थी। खैर करते करते वो टाइम वो आ गया कि गाना ये रिकॉर्ड बाहर आ गया और बहुत पॉपुलर हो गया। मैंने एक दिन जब रिलीज के पहले मैंने गुरुदत्त जी को कहा, मैंने कहा जी वो गाना रिकॉर्ड दोबारा करना है। बोले क्यों? तो शुरू से हमारी वो चली आई है कि वो साहब वो करना है, वो तो हम ऐसे ही कर रहे थे। तो खुद कहने लगे हंसकर, कहने लगे जितना हिट हुआ है ये इससे ज्यादा हिट हो जाएगा क्या? जुल्फे हैं जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, आंखें हैं जैसे मैं के प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो, चौदहवीं का चांद हो। चेहरा है जैसे झील में हंसता हुआ कंवल, या जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई गजल, जाने बहार तुम किसी शायर का ख्वाब हो, चौदहवीं का चांद हो।
खेलती है तबस्सुम की बिजलियां, सजदे तुम्हारी राह में करती है कहकशां। दुनिया हुस्न इश्क का तुम ही शबाब हो, चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो। हमारी 14वीं के चांद के बाद में मुलाकात उनसे भरोसा फिल्म में एक्टिंग कर रहे थे मद्रास में, वहां फिर हुई और बड़े पसंद किए उन्होंने भरोसा के गीत। 2 गाने उनके, शायद 2-3 गाने उनके ऊपर ही फिल्माए गए थे, तो बहुत पसंद करते थे मुझे। सबसे ज्यादा उनको कौन सा गाना पसंद था भरोसा का? भरोसा का एक गाना था, इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ। बहुत अच्छी गजल है रफी साहब की। इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, गैर तो गैर थे अपनों का सहारा न हुआ, इस भरी दुनिया में। लोग रो रो के भी इस दुनिया में जी लेते हैं, लोग रो रो के भी इस दुनिया में जी लेते हैं। एक हम है कि हंसे भी तो गुजारा न हुआ, एक हम है कि हंसे भी तो गुजारा न हुआ, इस भरी दुनिया में। एक सवाल मैं अब करना चाहता हूँ उस जमाने का, उस दौर का जब आप फिल्मी दुनिया में आए ही न थे, जब न बंगला था, न कार थी, न शोहरत थी, न नाम था, न दौलत थी। उस जमाने का हाल कुछ बताइए कि आप क्या बन रहे थे, क्या कर रहे थे और कैसे फिर फिल्मों की तरफ आपने रुख किया? वैसे तो खैर काफी लंबी कहानी अमीन साहब, लेकिन मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बताना चाहूंगा कि मुझे गाने का शौक बचपन से ही था। फंक्शंस हमारे दोस्तों के यहाँ महफिलें वगैरह होती थी, उसमें गाता था। भजन कीर्तन मंडल थे, भजनों में गाता था। गाना गाते गाते मैं आपको जरा सा डिटेल में बताऊं कि मैं कैसे बम्बई कैसे आया और म्यूजिक डायरेक्टर कैसे बना। अच्छा। बम्बई आने से पहले पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट में काम करता था। पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट क्या काम किया करते थे आप? एक्चुअली मैं एज एन इलेक्ट्रिशियन मैंने ज्वाइन किया था, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैं स्टोर सुपरवाइजर हो गया। 5 साल का अर्सा मैंने पोस्ट एंड टेलीग्राफ में बिताया। उस दौरान में क्या था कि एक एग्जीबिशन, वर्ल्ड ट्रेड फेयर कहूंगा मैं उसको, दिल्ली में। अच्छा, ये भी बता दूं कि मेरी पैदाइश दिल्ली की है। अच्छा। तो दिल्ली में वर्ल्ड ट्रेड फेयर आया था 1949 के करीब। उस जमाने में टेप रिकॉर्डर नहीं थे। एक साहब ने एक स्टॉल बनाया था, उसमें सिर्फ एक वायर रिकॉर्डर था जो आवाज वायर पर रिकॉर्ड करते थे और सुनाया करते थे कि देखिए आपकी आवाज इसमें भरी है और सुनिए। अच्छा। मैंने पूछा भाई, क्योंकि मेरा रिकॉर्ड कोई नहीं था, मैंने कहा भाई मैं अपनी आवाज अगर इसमें रिकॉर्ड करूं और वापस मैं सुन सकूंगा इसको, आप मुझे सुना सकेंगे? बोले हाँ। मैंने कहा कुछ भी मैं बोलूं गाऊं कुछ भी? हाँ। बोले जो आप बोलेंगे, जो गाएंगे वो आवाज आपको दोबारा मैं आपको सुनाऊंगा प्लेबैक करके। ठीक है। तो मैंने अंदर बूथ में बैठकर 1-2 लाइन गाई और गाकर मुझे बड़ा वो था कि मेरी आवाज कैसी होगी, मैं जरा सुनूं। तो उसने मुझे सुनाया। जब सुनाया तो मुझे ऐसा लगा, मतलब अंदाजा कि भाई गाना तो जो रफी साहब का मैं सुनता था रिकॉर्ड में वैसी ही आवाज लग रही है। अगर मैं बॉम्बे जाऊं तो शायद मेरा चांस कहीं किसी सिंगर विंगर में आ जाए। अच्छा। तो मैं वो दिमाग मेरे बात रही। उसके बाद पार्टीशन हो गया, मतलब हमारे ऑफिसर ने कहा हम ये डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर रहे हैं, आपको जाना पड़ेगा फिरोजपुर पठानकोट। तो मैंने रिक्वेस्ट किया डिपार्टमेंट को, भाई मुझे बॉम्बे भेजो। खैर बॉम्बे का चांस नहीं मिला, तो मैंने छुट्टी लेकर मैं बॉम्बे से, मतलब दिल्ली से बॉम्बे आ गया और यहाँ ट्राई करना शुरू किया एज ए प्लेबैक सिंगर। अच्छा।
तो 10-15 दिन 20 दिन की छुट्टी दी थी, वो खत्म हो गई। फिर 10 दिन की छुट्टी और ली, वो भी खत्म हो गई। आखिर ये हुआ कि डिपार्टमेंट से लेटर आया कि या तो ज्वाइन करो या नहीं तो निकाल देंगे। तो मैंने रेजिग्नेशन भेज दिया और यहीं जम गया। अच्छा। इसी उम्मीद में कि शायद, क्योंकि उम्मीद बहुत लोगों ने बधाई थी कि हमारी नेक्स्ट फिल्म शुरू हो रही है, उसमें आपको चांस देंगे। तो 1 महीना गुजरा, 2 महीना गुजरा, 3 महीना गुजरा, 6 महीने गुजर गए, साल गुजर गया। अभी मैं सोचने लगा भाई यहाँ तो सिंगर में तो काफी तकलीफ हो रही है। तो मैं फिर आहिस्ता आहिस्ता हेमंत दादा का असिस्टेंट बन गया। अच्छा। असिस्टेंट बनकर सिंगिंग का मामला तो जरा बैकग्राउंड में चला गया। मुझे गोयल साहब से मेरी मुलाकात हुई और गोयल साहब ने मुझे म्यूजिक का चांस दे दिया, क्योंकि मेरे पास अच्छी धुनें स्टॉक में थी और गोयल साहब ने मेरे गाने पसंद किए। तो उन्होंने अपनी फिल्म वचन का मुझे म्यूजिक, पहली फिल्म मुझे दी म्यूजिक डायरेक्ट करने के लिए। हाँ, ये आपने बताया था कि पहली फिल्म में आपकी वचन थी जो गोयल साहब ने आपको दी। उसके बाद तो गोयल साहब की करीब करीब तमाम फिल्मों में आपने ही म्यूजिक दिया था। जी हाँ, वचन के बाद सारी फिल्मों में मेरा ही म्यूजिक था। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मैं कब से तरस रहा था, मेरे आंगन में कोई खेले, नन्ही सी हंसी के बदले मेरी सारी दुनिया ले ले। तेरे संग झूल रहा है मेरी बाहों में जग सारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। फिल्म एक फूल दो माली में प्रेम धवन के गीत थे, मगर रवि के संगीत का साथ जिस मशहूर शायर गीतकार ने सबसे ज्यादा निभाया वो शायर थे शकील बदायूनी। इसलिए शकील साहब के जिक्र के बगैर रवि साहब का इंटरव्यू तो अधूरा ही रह जाएगा। तो दोस्तों सुनिए उस शायर शबाब शकील के बारे में कुछ मजेदार बातें रवि साहब की आवाज में। बहुत अच्छी तबीयत के आदमी थे और मुझे एक बात अभी तक याद है कि जब पहला हमारा साथ हुआ 14वीं का चांद फिल्म में, तो गुरुदत्त जी ने मुझे कहा कि राइटर कौन लेंगे। मैंने कहा जो भी आप ठीक समझे। कहने लगे शकील साहब कैसे रहेंगे। मैंने कहा शकील साहब तो नौशाद साहब की फिल्मों में अक्सर आया करते हैं, पता नहीं बाहर काम करेंगे या नहीं, मालूम नहीं। बोले नहीं, हमने राजी कर लिया उनको, राजी हो गए हैं और मैंने बुलाया उनको। थोड़ी देर के बाद शकील साहब आ गए। शकील साहब से मेरी मुलाकात हुई तो शकील साहब ने कहा भाई आपका तो नाम हम काफी दिन से सुनते आ रहे हैं, बहुत अच्छा। चलते चलते जब हम वहाँ से ऑफिस से निकल रहे थे तो शकील साहब ने एक बड़ी चुभती हुई बात कही। कहने कि मैंने बाहर अभी तक ज्यादा काम नहीं किया है, जरा संभाल लेना। जरा संभाल लेना, बहुत बड़ी बात थी। मैंने उनको गले से लगा लिया। मैंने कहा नहीं शकील साहब आप इतने अच्छे राइटर हैं। बोले नहीं, बस वो मजेदार आदमी थे वो। और उनकी एक बात जरा कॉमेडी है वैसे तो, कॉकरोच से बड़े डरते थे। कॉकरोच से? अच्छा। हम अक्सर जब मद्रास जाया करते थे तो रात को उनके कमरे में, वो अपने कमरे में बहुत कम रहते थे, मेरे कमरे में आकर बैठ जाएंगे। मैं कहता शकील साहब आप सो जाएं। बोले नहीं भाई मैं अपने कमरे में जाता डर रहा हूँ, वो जरा कॉकरोच नहीं हो कोई वहाँ। बड़ा मजा आता था उनके साथ। तो कई दफा हम लोग जरा छेड़खानी के लिए वो आर्टिफिशियल वो आते हैं ना, वो जो बने हुए रबर के कुछ ऐसा ऐसे उनके बराबर में रख देते थे, उनको छेड़ा करते थे। शकील भाई की याद में कोई गीत भी तो होना चाहिए, यानी उनके गीत हमारे प्रोग्राम में आ ही रहे हैं। उनकी फिल्म दो बदन जरूर मेंशन करना चाहूंगा और अपने सुनने वालों को सुनाना चाहूंगा गजल फिल्म दो बदन की। रहा गर्दिशों में हर दम
मेरे इश्क का सितारा रहा गर्दिशों में हरदम, मेरे इश्क का सितारा कभी डगमगाई कश्ती, कभी खो गया किनारा रहा गर्दिशों में हरदम। कोई दिल के खेल देखे कि मोहब्बतों की बाजी, कोई दिल के खेल देखे कि मोहब्बतों की बाजी, वो कदम कदम पे जीते, मैं कदम कदम पे हारा रहा गर्दिशों में हरदम, मेरे इश्क का सितारा रहा गर्दिशों में हरदम। और अब शकील ही की शायरी से संवर कर रवि के संगीत निर्देशन का एक और गीत हमें साउथ के एक बड़े महान प्रोड्यूसर डायरेक्टर के पास ले जाएगा, हुस्न इश्क में ढलकर। जरा दिल थाम के सुनिए ये गाना फिल्म घराना का। हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, कोई तुझसा नहीं हजारों में, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। तू है ऐसी कली जो गुलशन में साथ अपने बहार लाई हो, तू है ऐसी किरण जो रात ढले चांदनी में नहा के आई हो, ये तेरा नूर ये तेरे जलवे, जिस तरह चांद हो सितारों में, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। This show is brought to you in association with घराना का गीत सुना, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। और घराना के महान प्रोड्यूसर डायरेक्टर कौन थे अब जानते हैं ना? जी हाँ, SS वासन। वासन साहब और रवि साहब में जो ट्यूनिंग थी उसकी कई मिसालें मैंने भी अपनी आंखों से देखी थी वासन साहब के जेमिनी स्टूडियो में, यानी मद्रास में। वासन साहब रियली वो बहुत ग्रेट थे। मैं तो उनको कहा करता था कि आप रियली यू आर द हेडमास्टर ऑफ द होल फिल्म इंडस्ट्री। मतलब बहुत काबिल थे, हर चीज को इतना डिटेल में सोचते थे। यहाँ हम लोग म्यूजिक रिकॉर्ड करके गाना रिकॉर्ड करके भेज देते थे। एक गाना हमने रिकॉर्ड किया, मेरे बने की बात ना पूछो, मेरा बना हरियाला है। वहां से उनका मैसेज आया कि आपको बुलाया है। अच्छा। तो मैं चला गया, मैंने जाकर कहा वासन साहब किस लिए बुलाया? बोले मैंने ये इसलिए बुलाया कि ये गाना जो तुमने बनाया है क्या क्या सोचकर ये म्यूजिक बनाया है तुमने। तो म्यूजिक के लिए मैं पिक्चराइजेशन के लिए जरा समझना चाहता, तुमने क्या कंसेप्शन था तुम्हारा, क्या सोचा था? मैंने बताया तो उन्होंने डांस कर करके मुझे वो मतलब उस गाने के लिए इम्प्रेस किया कि मैं ऐसा पिक्चराइजेशन इसको करूंगा। मुझे बहुत मजा आया कि इतना बड़ा डायरेक्टर प्रोड्यूसर और इस तरह इतना इन्वॉल्व अपने आप को गहराई में घुसे हुए बहुत ही अच्छे आदमी थे। बहुत अच्छे। और आगे बढ़ने से पहले रवि साहब अगर आप इजाजत दें तो वासन साहब के चले जाने पर मैं एक बड़ा ही खूबसूरत गाना उन्हीं की फिल्म का जिसकी तर्ज आपने बनाई है पेश करना चाहूंगा।
रवि साहब, गाना ये गाया लता मंगेशकर ने। जी हाँ। मेरा ख्याल है लता, रफी और आशा, इन तीनों ने आपके ज्यादातर गाने गाए हैं। जी हाँ। उस जमाने के जितने भी हिट थे, कुछ औरों ने भी गाए, जैसे गीता ने गाए, और महेंद्र जी, शमशाद ने भी गाया, महेंद्र ने बहुत सारे गाए, महेंद्र कपूर ने तो। कुछ इन गायकों के बारे में बताएंगे आप आगे बढ़ने से पहले? लता जी के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि वो बड़ा ही मतलब गाने को समझकर, सिचुएशन समझकर, उसमें डूबकर कौन पिक्चर में कौन गा रहा है, सारा कुछ समझकर इतना अच्छा उसको गाती हैं। एक दिन मैं आपको जरा सा एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊं कि फिल्म एक बन रही थी, उस जमाने में मेरा नाम भी इतना नहीं था। फिल्म बन रही थी टावर हाउस। उस फिल्म में गाना था ऐ मेरे दिले नादा। वो जब गाना मैंने रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करने के बाद उनको इतना पसंद आया कि रिकॉर्ड करने के बाद वो घर चली गई। घर जाकर टेलीफोन किया स्टूडियो में और रिकॉर्डिस्ट को कहा कि टेलीफोन पर मुझे वो गाना दोबारा सुनाओ। अच्छा। तो इतनी मतलब अपने काम के लिए उनका इतना इंटरेस्ट रहता है। अगर वहाँ मौका नहीं मिला सुनने का तो टेलीफोन पर जाकर भी सुनती है। कैसा आशा जी बहुत अच्छी गायक, हमारे साथ तो बहुत उन्होंने गाने गाए हैं। एक गाना इतना उस जमाने में पॉपुलर हुआ था, शीशे से पी या पैमाने से पी, पूरा पत्थर का बहुत गाना पॉपुलर हुआ था। इसी तरह कितने ही गाने, चंदा मामा दूर के से उन्होंने शुरू किया था हमारे साथ गाना, तो बहुत गाने गाए। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका रफी साहब ने भी मेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए हैं। जी जी। फिल्म चौदहवीं का चांद, दो बदन, नील कमल, काजल। काजल फिल्म के एक गाने के बारे में बड़ा मतलब अजीब इंसिडेंट हुआ था, वो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। जी। फिल्म एक गाना था उसमें, ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा। अच्छा। ये गाना जब मुझे सिचुएशन बताई गई, उसमें था कि एक तवाइफ के कोठे पर राजकुमार बैठे हैं, गाना गा रहे हैं और तवाइफ नाच रही है। अच्छा। अभी ये सिचुएशन जब मुझे बताई तो मैंने उसी हिसाब से उसमें म्यूजिक रखा कि उसमें डांस का म्यूजिक, घुंघरू, ये सब रखा। रिकॉर्डिंग हो गया, रिकॉर्ड कर दिया गाना, रफी साहब ने गा दिया। गाने के बाद में
एक दफा फिर ये डायरेक्टर्स और राइटर प्रोड्यूसर सब मेरे पास आए, कहने के भाई थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये गाना राजकुमार जी जो गाएंगे वहाँ तवाइफ के घर के मतलब कोठे पर, ये ड्रंकर्ड मूड में हैं। अच्छा। और तोड़े वोड़े आपने रखे थे, घुंघरू, ये सब निकाल देना पड़ेगा। अरे अच्छा। अभी मैं आपको बताऊं कि वो गाना जो पहला मैंने रिकॉर्ड किया था वो कैंसिल हो गया। अच्छा। कैंसिल किया मैंने, उन्हीं बोल की, उन्हीं जो बोल थे मेरे पास, उन्हीं बोलों की मैंने दूसरी धुन बनाई जो सामने पब्लिक के, आप भी सुनते हैं, पब्लिक भी सुनती है। लेकिन वो गाना जो मैंने कैंसिल कर दिया वो आज तक किसी ने नहीं सुना। लेकिन आज तो सुनाएंगे ना मैं आप कहेंगे तो सुनाऊंगा कि वो मैंने क्या कैंसिल किया गाना। पहले इसकी धुन बनाई थी, ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा, इस रात की तकदीर संवर जाए तो अच्छा, ये जुल्फ अगर। और इसमें हमने तोड़े और तबला, घुंघरू, सारंगी सब इसमें बड़े जोर से मतलब बजाया। लेकिन जब उन्होंने कहा कि ये ड्रंकर्ड मूड में गाएंगे तो हमने यही बोल ड्रंकर्ड मूड में कैसे गवाए रफी साहब ने। रफी साहब ने कितने मजे में इसको गाया। ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा, ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा, इस रात की तकदीर संवर जाए तो अच्छा। जिस तरह से थोड़ी सी तेरे साथ कटी है, जिस तरह से थोड़ी सी तेरे साथ कटी है, बाकी भी उसी तरह गुजर जाए तो अच्छा, बाकी भी उसी तरह गुजर जाए तो अच्छा। तो दोस्तों, जैसे हसीनों की जुल्फें बिखर कर हंगामा पैदा करती हैं आशिकों के दिल में, उसी तरह आज संगीत के सितारों की महफिल में मशहूर मारूफ संगीतकार रवि के इंटरव्यू में जुड़ी हुई धुनें बिखरी और हमारे दिल में यादों का एक तूफान बर्पा कर गईं। ऐसी ही सुरीली यादों को बड़ी लगन से समेटकर आपका रेडियो दोस्त अमीन सायानी संवारा करता है ये महफिल, संगीत के सितारों की महफिल। इसमें बहनों और भाइयों हर बार आया कीजिए, अपनी यादों को गुदगुदाया कीजिए, आपको भी मजा आएगा और मुझे भी मजा आएगा, ठीक है ना? बस तो नमस्कार और आदाब।